जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डूबती हुई चाइनीज फिशिंग वेसल के लिए चाइनीज नेवी की रिक्वेस्ट पर इंडियन नेवी ने लॉन्च किया सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडियन नेवी की पहली स्वदेशी ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट का परीक्षण। फ्रेंच इंजन मेकर सैफरन ने केरल में स्थापित करी अपनी एक नई यूनिट। एमका प्रोग्राम का नेवल वर्जन इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आ सकता है और इंडियन नेवी की फ्रंट लाइन शिप में इंस्टॉल हुई दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सर्विलेंस रेडार। 17 मई को भारत से लगभग 900 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर सदर्न इंडियन ओशन रीजन में एक डूबती हुई चाइनीज फिशिंग वेसल जिसका नाम था लू पेंग युआन यू 028 और इस चाइनीज फिशिंग वेसल में करीब 39 यानी कि 39 लोग सवार थे, जिनमें चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस के नागरिक थे। तो इस डूबती हुई चाइनीज फिशिंग वेसल के रिस्पांस में एक स्विफ्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्शन लेते हुए इंडियन नेवी की तरफ से उनके एयर मैरीटाइम एसेट्स को तैनात किया गया था और मौसम की स्थिति बेहद ही खराब होने के बावजूद भी नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट ने मल्टीपल और एक्सटेंसिव सर्चेस कंडक्ट किए और ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में मदद करी जो कि संभवतः उस डूबे हुए चाइनीज वेसल से संबंधित थी। और इस क्षेत्र के पास तैनात चाइनीज नेवी के शिप्स द्वारा की गई रिक्वेस्ट के आधार पर फिर एक इमीडिएट रिस्पांस देते हुए इंडियन नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट की मदद से उस सीन पर सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट को डिप्लॉय किया था और इस एरिया में मौजूद बाकी अदर यूनिट्स के साथ मिलकर इंडियन नेवी की यूनिट्स ने सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स में कोऑर्डिनेट भी किया और इंसिडेंट साइट पर पहुंचने के लिए चाइनीज वॉरशिप्स को गाइड भी किया। और नेवी की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट में इंडियन नेवी हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तैनाती को जारी रखेगी। बाकी इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नेवी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो कुछ पिक्चर्स जारी की गई हैं तो उसमें से एक पिक्चर ऐसी है जिसको देखकर आप में से कईयों के मन में यही प्रश्न आएगा कि चाइना की फिशिंग वेसल डिएगो गार्सिया के इतने करीब क्या कर रही थी। और बाकी इंडियन नेवी के इस इमीडिएट रिस्पांस से एक बात ये भी साबित होती है कि इंडियन ओशन रीजन पर इंडियन नेवी की नज़र हर एक गतिविधि पर है। बाकी आपको ये भी बता दें कि इंडियन नेवी की INAS 312 स्क्वाड्रन जो कि P-8I एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, तो इस स्क्वाड्रन ने अपने 40,000 घंटों के ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लिया। और आपको ये भी बता दें कि जो INAS 312 स्क्वाड्रन है ये एल्बाट्रॉस के नाम से भी जानी जाती है और नेवी के लगभग सभी ऑपरेशंस में ये सबसे आगे रही है। और इस P-8I एयरक्राफ्ट ने पिछले 10 वर्षों में तीनों डायमेंशंस यानी कि एयर सरफेस और सब सरफेस तो इन सभी जगहों पर ऑपरेशंस का नेतृत्व किया है और ये हमेशा से इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर राष्ट्र हितों की रक्षा करती आई है। तो इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि सबसे पहला P-8I एयरक्राफ्ट कौन से वर्ष में इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया गया था? अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। एक बड़ा अपडेट निकल के ये भी सामने आया है कि आज 18 मई से 22 मई तक गोवा से मुंबई तक इंडियन नेवी अपनी पहली स्वदेशी ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में AFI भी कह सकते हैं, तो इसके पहले समुद्री परीक्षण को शुरू करने के लिए तैयार है। और ये जो AFI है तो ये डेंस मैरीटाइम ट्रैफिक के दौरान ऑटोनॉमस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में सक्षम है। इसे टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम के तहत BEL और इंडियन नेवी की वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत नेवी की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बढ़ाने का जो उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के लिए इस पहली स्वदेशी AFIB के पहले समुद्री परीक्षण एक मेजर माइलस्टोन की तरह है। और बाकी इन समुद्री परीक्षणों के दौरान इस बोट के इंड्योरेंस ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भले ही सिडनी में आयोजित होने वाली क्वाड समिट फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी गई है, लेकिन क्वाड ग्रुप की नेवीज 11 अगस्त से आयोजित होने वाली मालाबार एक्सरसाइज 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी अपने टॉप ऑफ द लाइन डिस्ट्रॉयर्स, अपने P-8I एयरक्राफ्ट और अपनी सबमरीन्स के साथ पार्टिसिपेट करेगी। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस मालाबार एक्सरसाइज के दौरान मुख्य रूप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इस बार की जो मालाबार एक्सरसाइज है वो 11 अगस्त से 22 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में आयोजित की जाएगी। भारत के एरोस्पेस सेक्टर में केरल को एक हब बनाने के उद्देश्य के साथ फ्रांस के इंजन मेकर सैफरन ग्रुप ने अपनी एक यूनिट को ओपन किया है और जिसका उद्घाटन केरल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मिस्टर P राजीव द्वारा किया गया था। और केरल में स्थापित की गई सैफरन ग्रुप की ये जो यूनिट है ये एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए एक टेस्ट सेंटर की तरह काम करेगी। और जबकि केरल इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर मिस्टर P राजीव की तरफ से बताया गया कि सैफरन की योजना है कि केरल में स्थापित की गई उनकी इस पहली यूनिट को निकट भविष्य में पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में एक स्पेस टेस्ट सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके अलावा सैफरन ग्रुप ने केरल में सैफरन स्पेस प्रोडक्ट्स के लिए असेंबली यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इन सभी को स्टार्ट करने के लिए भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और सैफरन का ये भी उद्देश्य है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लगभग 50% तक के प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट को यहीं पर ही प्रोड्यूस किया जाए। और जबकि पिछले वर्ष जुलाई में जो सैफरन ग्रुप है वो हैदराबाद में भी अपनी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्थापित करने की घोषणा कर चुका है, जहां पर एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन्स के जरूरी पार्ट्स और कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा।
बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि वॉशिंगटन में इंडिया यूएस डिफेंस पॉलिसी ग्रुप की 17th मीटिंग को आयोजित किया गया था और इस मीटिंग के दौरान भारत और यूएस की प्रमुख डिफेंस पार्टनरशिप और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को संयुक्त रूप से विकसित करने को लेकर मुख्य रूप से बातचीत की गई है। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और ऑपरेशंस के प्रोग्रेस की समीक्षा करी है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जून 2016 में यूएस ने भारत को अपने मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया था, जो कि यूएस के लिए भारत के साथ उनकी कुछ क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को शेयर करने के रास्तों को भी खोलता है। इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में कुछ रिलायबल सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि भारत का जो ORCA वाला प्रोग्राम है यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो इस पर भी काम जारी है और ये 2 इंजन वाला मीडियम क्लास का फाइटर जेट होगा और इस प्लेटफॉर्म के डिजाइन में कैनार्ड्स, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट, कन्फर्मल विंग रूट टैंक्स, कंटेनर्स, अच्छी खासी संख्या में हार्ड पॉइंट्स ताकि अपने साथ अधिक से अधिक हथियारों को कैरी कर सके और फोल्डिंग विंग टिप्स वाला ऑप्शन भी इसमें रहेगा। ये 23 टन तक की कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसकी पहली उड़ान को 2026 तक के लिए शेड्यूल किया गया है, जबकि प्रोडक्शन 2030 तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। बाकी आपको रिमाइंड करा देते हैं कि 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स को उनके ORCA प्रोग्राम को नेवी के TEDBF प्रोग्राम के साथ ही कंसिडर करने के लिए कहा है ताकि इन दोनों प्रोग्राम को फाइनेंशियली वायबल बनाया जा सके और साथ ही साथ इनको विकसित करने में जो भी कॉस्ट आएगी तो वो भी आपस में शेयर हो जाएगी। बाकी आप ये समझ लीजिए कि ORCA नेवी के TEDBF वाले प्रोग्राम की तरह एयरफोर्स वाला वर्जन है और इन दोनों का डिज़ाइन लगभग एक जैसा ही होने वाला है। बस ये है कि ORCA TEDBF के मुकाबले वजन में हल्का होगा, बाकी डिज़ाइन, इंजन्स, इस तरह की फीचर्स ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। और बाकी जो ORCA है वो तेजस मार्क 2 की कैटेगरी का है, बस फर्क यह है कि जो तेजस मार्क 2 है वो सिंगल इंजन होने वाला है और ORCA ट्विन इंजन फाइटर होगा। पर चूंकि इसी सेम कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स ने रफाल फाइटर्स को भी इंडक्ट कर रखा है और इसलिए इस बात की संभावना बन रही थी कि शायद इस ORCA प्रोग्राम के साथ आगे ना बढ़ा जाए। पर चूंकि अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि इस ORCA प्रोग्राम पर भी काम जारी है, तो अब इस प्रोग्राम को लेकर कुछ और उम्मीदें दिख रही हैं। और बाकी अगर आपको TEDBF प्रोग्राम के बारे में, AMCA प्रोग्राम के बारे में या तेजस मार्क 2 के बारे में डिटेल में जानना है तो इन सभी पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, आप उनके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA है, तो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स के लिए इसका नेवल वर्जन भी विकसित किया जा सकता है, जो कि NAMCA या फिर आप NAMCA भी कह सकते हैं, तो उस नाम से जाना जाएगा और इसकी जो टाइमलाइंस है वो इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मैच हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी इस AMCA प्रोग्राम में सबसे पहले मार्च 2013 में इन्वॉल्व हुई थी, जब नेवी ने औपचारिक रूप से DRDO और ADA से AMCA फाइटर के नेवल वर्जन को विकसित करने की योजनाओं के बारे में बात करी थी। और फिर 7 सितंबर 2015 को नेवी की तरफ से DRDO के पास उनकी रिक्वायरमेंट्स भेजी गई थी और AMCA के नेवल वर्जन को विकसित करने के लिए एक सेपरेट टीम को बनाने का सुझाव भी दिया गया था। बाकी इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी 2023 में इंडियन एयरफोर्स की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो 31 स्क्वाड्रंस की है। 2025 तक 3 MiG-21 बाइसन की स्क्वाड्रंस रिटायर हो जाएंगी, लेकिन इस साल 3 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की स्क्वाड्रन और 2 LCA तेजस मार्क 1 की स्क्वाड्रंस के ऐड होने से इंडियन एयरफोर्स किसी तरह से अपने 33 कॉम्बैट जेट की स्क्वाड्रंस को मेंटेन कर पाएगी। लेकिन फिर 2027 तक जैगवार फाइटर्स की एडिशनल स्क्वाड्रन रिटायर की जाएगी, जिससे एयरफोर्स की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो 33 से वापस 32 पर पहुंच जाएगी और इस तरह से 2030 तक एयरफोर्स में करीब 10 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस की कमी रहेगी अगर रिक्वायर्ड फाइटर जेट्स के लिए समय पर ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए जाते हैं तो। स्पेनिश फर्म इंद्रा की तरफ से बताया गया कि फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद कंपनी ने उनके लेंजा 3D रडार के नेवल वर्जन को इंडियन नेवी की फ्रंट लाइन शिप्स में इंस्टॉल किया है और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट 2020 में इंद्रा ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साइन किया था और इस लेंजा 3D रडार की टोटल 23 यूनिट्स इंडियन नेवी को डिलीवर की जाएंगी और ये डिलीवरी अगले दशक तक कंप्लीट हो जाएगी और जबकि एक रडार को इंडियन नेवी की डिस्ट्रॉयर शिप में इंस्टॉल किया गया है। बाकी जो ये लेंजा 3D फैमिली के रडार्स हैं तो इन्हें दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सर्विलियंस सिस्टम में गिना जाता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो लेंजा 3D रडार्स हैं तो ये भारत की कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में इस्तेमाल की गई ELM-2248 MF स्टार और RAWS-02 LW-08 रडार्स को रिप्लेस करेगी। और बाकी जो लेंजा 3D रडार है ये खराब से खराब स्थिति में भी एयरक्राफ्ट जैसे टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकती है और ये लगभग 254 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 470 किलोमीटर तक की मीडियम और लॉन्ग रेंज कवरेज प्रोवाइड करती है। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी इन लेंजा 3D रडार्स को अपनी नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स में भी डिप्लॉय कर सकती है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इन रडार्स के इंडियन नेवी की सर्विस में शामिल होने से नेवी की जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। इन सब के अलावा कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स भी हैं। पहला अपडेट यह है जिसमें यूक्रेन के ऑफिशियल्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि आज गुरुवार को रशिया द्वारा यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में करीब 30 क्रूज मिसाइल्स फायर की गई थी
लेकिन यूक्रेन की एयर डिफेंस ने 30 में से 29 मिसाइल्स को सफलतापूर्वक शॉट डाउन कर दिया और दावा यह भी किया गया कि रशियन मिसाइल से एक पर्सन की जान गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। और वहीं इसके अलावा एक अपडेट है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान की तरफ से इस बात को लेकर वार्न किया गया है कि अब पाकिस्तान तबाही की ओर बढ़ रहा है और समय आ गया कि सत्ता में बैठे लोगों को संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए, वरना पाकिस्तान के सामने पूर्वी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। और पाकिस्तान की सेना की आलोचना को सही ठहराते हुए इमरान खान का यह भी कहना है कि जब मैं पाकिस्तानी सेना की निंदा करता हूं तो ये मेरे अपने बच्चों की आलोचना के समान है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए बीएसएफ के कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1966 में 19 असम राइफल्स के राइफलमैन सुनील कुमार ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।